नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स, एक ऐसा शो जहां पर आपको बाजार की इस रफ्तार के बीच में हम सुझाते हैं कमाई के मौके वाले स्टॉक। और योर स्टॉक्स में आपके सवालों को हम कॉल्स के जरिए, सोशल मीडिया पर आपके मिले सवालों और इसके साथ ही और भी पहलुओं को हम इसमें शामिल करते हैं। मेरे साथ इस शो में दिल्ली स्टूडियो से जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आप योर स्टॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचाएं कैसे। तो स्क्रीन के एक हिस्से में हम वो तरीके आपको बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सबसे पहला ऑप्शन जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप कॉल के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो फेसबुक पर जाइए, ट्विटर हैंडल पर हमारे जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए और वहां अपने सवाल पोस्ट कीजिए। हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। परिचय आपका करा दूं, हमारे साथ स्वास्तिका के गिरीश सोडानी हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत। और एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़े हैं। स्नेहा जी, आपका भी ईटीना स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले अगर हम बाजार को इस वक्त देखें तो जैसे हमने बताया, एक जोश जो है बाजार में अलग ही नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि 2 हफ्ते से जिस तरह की एक रैली हमने बाजार में देखी है, वो एक कह सकते हैं ड्रीम रन बाजार का। गिरीश जी, आपकी राय क्या होगी? सारे सेक्टर्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे जिनका हम वेट कर रहे थे, आईटी हो गया है, मेटल हो गया है, इन सब ने काफी इन्वॉल्व करा है इस रैली के अंदर। तो डेफिनेटली ये रैली बहुत अच्छे से सस्टेन कर रही है एंड इसका जो अपसाइड्स है वो भी हम काफी हाई लेके चल रहे हैं। अगर मैं अपसाइड्स की बात करूं तो ये अपसाइड्स 19,690 का मुझे एक अपसाइड दिखाई दे रहा है यहाँ से, अगर यही रैली कंटिन्यू करती है अगले 1 या 2 सेशंस के लिए। ठीक है, तो ये है बाजार पर राय। चलिए अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। पहला सवाल हमें इंस्टाग्राम पर आया है मुकेश शर्मा जी का। साउथ इंडियन बैंक पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले रखी है, 822 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं साउथ इंडियन बैंक के, और इनकी जो प्राइस है वो 19 रुपए के आसपास इन्होंने यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक में एंट्री की है। अगर मौजूदा भाव देखें बैंक का तो इस वक्त 30 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। तो अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको। और एक बार राय ले लेते हैं इस पर। स्नेहा, क्या सजेस्ट करेंगी साउथ इंडियन बैंक में? अभी तो फिलहाल मुनाफे में है, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। अब यहाँ से और तेज़ी आप देख रही हैं? वेट करें स्टॉक में और तेज़ी के लिए, या फिर जो भी प्रॉफिट हो रहा है लेकर निकल जाएं? मुझे अगर आप ये काउंटर देखें तो रिसेंटली काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाया है काउंटर ने। इस मंथ में नियरली 20% एंड अबव का अपमूव देखने को मिला है। बट आई थिंक थोड़ा सा इसे और होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आप रिसेंटली जो अपमूव आई है, जो हमने मूव देखी है 17 से लेके ये जो 23 का अभी का लेवल्स दिख रहा है, तो इसमें काफ़ी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा है। तो आई वुड से करके कि होल्ड करें। पॉसिबिलिटी है करके कि स्टॉक नियरली 27-28 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पे आप फिर से एक बार रिव्यू करना, वहाँ भी मोमेंटम स्ट्रांग है, तो मे बी ये अपसाइड की मूव जो कंटिन्यू हो सकती है, मे बी 32-33 तक के लेवल्स तक। तो आई वुड से करके कि अभी के लिए काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आपकी एंट्री है, होल्ड करें। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 19 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते, सेफ रहना चाहते हैं, तो आज का जो लो है दैट इज 21 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। अपसाइड में पहला लेवल टू वॉच आउट विल बी 27, और उसके बाद अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहता है तो 33-34 तक के लेवल दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको खास नजरिया मिलता हुआ। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। आशु हैं पंचकुला से, और आशु जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग आशु, बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग आशु, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग जी। सर, मेरा सबसे पहले तो आप सबको मुबारक है निफ्टी हाई और सेंसेक्स हाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल सर, 150 शेयर है मेरे पास इंद्रोस मेडिकल के, 93 पे लिए थे लास्ट वीक ही। ठीक है, तो कल तक तो ठीक था। आज थोड़ा निचला सर्किट लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज लगभग 5% की गिरावट स्टॉक में देखी जा रही है। चलिए स्नेहा जी,
कोई खास राय बनती हुई? हालांकि हम इंद्रप्रस्थ मेडिकल को देखें तो लगातार एक बेहतर जो है वो ट्रेंड हमें देखने को मिला है, चाहे पिछले 5 दिनों की बात करें, 1 महीने के अगर हम इस पूरे चार्ट को देखते हैं तो लगभग 23.5% का रिटर्न इसने दिया है। 32% अब तक कुल 6 महीनों में ये स्टॉक ऊपर जा चुका है, लेकिन आज जो है यहाँ पर अच्छा खासा दबाव। अगर आप काउंटर देखें तो यस अपमूव आई थी, काफी अच्छा गैप्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड किया था, मतलब लाइक ऊपर सस्टेन किया था। हायर लेवल से अगर आप 2 दिनों से देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरा मानना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 105 का लगा लें। अगर ये स्टॉक 105 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर दे। जब तक अगर 105 के ऊपर जा रहा है तो आई थिंक इसे होल्ड करना चाहिए, एक चांस दे सकते हैं। और अपसाइड में जब भी ये 110 का लेवल जो रिसेंटली हाई गया था वो अगर थोड़ा सा क्रॉस करता है तो यहाँ पे मोमेंटम बढ़ जाएगा, बट अभी के लिए 105 के आसपास तो आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ओके, ठीक है, तो ये है राय इंद्र मेडिकल पर। अब आगे बढ़ेंगे और इंदौर से हमें हमारे साथ सुशील जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुशील जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार, मेरे पास मधुत कैपिटल है 100 शेयर 433 पे, उसमें क्या करना चाहिए 1 साल के लिए? लेवल एक बार फिर से रिपीट करेंगे? 433 आपने कहा? जी, 433 के 100 शेयर से। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये 433 पर लिया है और वहां से हम देख रहे हैं स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है, तो नुकसान में है ये इस वक्त। गिरीश क्या सजेस्ट करेंगे? मुथूट कैपिटल के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, बने रहने की राय देंगे इन्हें? मुथूट कैपिटल को डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 390-392 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर टेक्निकल टर्म पे बात करें तो यहाँ से 450 से लेकर 475 का एक लेवल दिखाई देता है अगले 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर। बिकॉज ऑलरेडी रिजल्ट्स भी देखे तो रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं, नेट प्रॉफिट्स भी काफी बड़ा है और अभी अभी ये रिसेंटली 400 करोड़ का एक एग्रीमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व भी हुए हैं, तो इस स्टॉक में बने रहने की राय। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू मुथूट कैपिटल पर। फिलहाल बने रहने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में। और भी स्टॉक्स पर और नतीजों पर नजर डालते हैं और आज फोकस में है आनंद राठी का स्टॉक में 10% तक की आज तेजी देखने को मिली है और वजह भी है, कंपनी के नतीजे काफी स्ट्रांग आए, गाइडेंस काफी मजबूत है कंपनी की तरफ से। आय में देखेंगे तो करीब 33% की ग्रोथ दर्ज हुई है, मुनाफा 33% से बढ़ा है कंपनी का और AUM की बात करेंगे तो वहां पर भी करीब 32% की ग्रोथ सालाना आधार पर दर्ज हुई। तो हर फ्रंट पर स्ट्रांग नंबर्स आए हैं। और चलिए अब नतीजों पर बात करने के लिए और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज और चेयरमैन आनंद राठी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस बार जो ग्रोथ दिखी है 20 से 25% की, इनफैक्ट वो ग्रोथ गाइडेंस जो आपने दी है उसमें इसी बार हमने देखा कि AUM में 32% की ग्रोथ आपने अचीव कर ली है। अब क्या इस गाइडेंस को आप आने वाले समय में रिवाइज करेंगे और जो गाइडेंस आपने पिछले साल दी थी क्या उसको आप फिर से आप रिविजिट करेंगे? देखिए, जिस समय हमने ये टारगेट बनाया था ऑब्वियसली मार्केट की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, परंतु हम हमेशा ही एक कंजर्वेटिव अप्रोच वाले लोग रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हम प्रॉमिस करें वो जरूर डिलीवर करें। आपका कहना कुछ महीने में सही है कि ऑलरेडी हमने 26-27% जो हमारा पूरे साल का टारगेट था उसको अचीव कर लिया। हम भी चाहते हैं कि हम टारगेट को रिवाइज करने की स्थिति में आए, परंतु ये भी समझिए कि बिजनेस समानांतर नहीं होता है, हर महीने में एक तरह से नहीं होता है, उतार चढ़ाव आ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारा टारगेट अवश्य पूरा करेंगे और हो सकता है हम टारगेट को फिर अगले तिमाही के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि कितना हम कर पाएंगे और हो सकेगा तो नेक्स्ट क्वार्टर में रिवीजन करने की स्थिति में भी होंगे। देखिए, ग्रोथ अगर हमने जैसे 20 से 25% की लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड ग्रोथ की बात की है तो ये अगर हम हिसाब करते हैं तो 10 सालों में 1300 करोड़ की पैट और 1900 करोड़ की पैट के हिसाब से आता है। सो काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि छोटे बेस पे 33-35 बन जाए, बट आई थिंक दिस द लॉन्ग टर्म गाइडेंस को ही जहन में लेके
हमें अपना बिजनेस चलाना है। 20 से 25% की ग्रोथ इस बिजनेस में, क्योंकि 4 यूनिक वर्टिकल से ये ग्रोथ आ सकती है। यूनिक कंट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूटर्स हैं। कभी ये सिलेंडर फायर करता है, कोई और नहीं करता है। तो क्योंकि इनके पास 4 यूनिक सिलेंडर्स हैं इस बिजनेस में, तो 20 से 25% की ग्रोथ हमारी हमेशा लॉन्ग टर्म गाइडेंस के हिसाब से वो बरकरार रहती है। काफी बार ऊपर वाले की दया, थोड़ी मेहर अच्छी रहती है, तो 30-35 भी आ जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ का ये पर्सपेक्टिव जो है फिरोज ने रखा। फिरोज, एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे कि एयूएम ग्रोथ को मार्केट अप मूव से कितना सपोर्ट मिला है, और हम ये भी समझना चाहते हैं कि फ्लोज में नए क्लाइंट एडिशन में कितनी ग्रोथ, कितनी जो है वो उन्नति आपको नजर आ रही है। यस, अगर हमारी एयूएम देखें तो एयूएम मार्केट की वजह से थोड़ी सी आती है, बट हमने ज्यादातर मार्केट के एग्नोस्टिक एक होमोजीनियस पूल ऑफ इन्वेस्टर्स को कलेक्ट किया है, जिनकी एक ही ऑब्जेक्टिव हो कि लॉन्ग टर्म पैसा कैसे मैनेज किया जाए। तो मार्केट के उतार चढ़ाव का 5-10% का उन पे ज्यादा इमोशनली इंपैक्ट नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि 1200-1300 करोड़ की क्वार्टरली अगर नेट मोबिलाइजेशन आती है, काफी बार मार्केट की अगर हम देखें लास्ट 2 साल में, मार्केट 1.5 साल, 2.25 साल तक कुछ नहीं किया उसने मार्केट ने, फिर एक 8-10%, 12% की रिटर्न दी है। मार्च के लोज जो 16,900 के थे, वहां से अब 19,300 आई, तो परसेंटेज में 13-14% हुआ। बट उसके 1.25 से 1.5 साल पहले तक मार्केट 18,500 से घूम फिर के वापस 18,500 तक पहुंची, वहां से सिर्फ 800 पॉइंट, 900 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। तो मार्केट इंपैक्ट हैज बिन वेरी लॉन्ग टर्म, जो मीडियन रिटर्न है उतनी की ही रिटर्न आई है। सो आई थिंक लास्ट क्वार्टर थोड़ा सबड्यूड था क्योंकि मार्च लोज में थे, बट आई थिंक वो थोड़ी जो पैक्ट रिटर्न थी मार्केट की, वो एक साथ आई है इस क्वार्टर में, बट उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट की स्प्लिट देखें तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड 46 से 47% ही हुआ है, वरना अगर मार्केट की वजह से हमारी एयूएम बढ़ती पूरी तरह से, तो शायद ये वो आंकड़ा सिर्फ 1% से ना बढ़ता। फिरोज जी, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड के फ्लोज को हम समझना चाहेंगे। इस बार फ्लोज कैसे रहे और कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टर का ज्यादा रुझान नजर आया? क्योंकि हम वही चीज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में कई ज्यादा है। हमारा ये मानना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा कोई और साधन नहीं है इक्विटी लॉन्ग ओनली पोजीशंस बिल्ड करने का। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क और रिटर्न दोनों का अगर रेशियो देखूं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड हमारे सबसे हाईएस्ट फोकस एरिया है, और क्लाइंट्स की एक्सेप्टेंस भी है बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्सेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड द रिस्क मिटिगेशन जो इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, हमारी प्रोप्राइटरी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी 10 साल से चल रही है। 1300 प्रोडक्ट मैच्योर हो चुके हैं, उसके अब रिजल्ट्स देख चुके हैं लोग। इतने 2-3 बार, 3-3 साल के प्रोडक्ट अगर उन्होंने 3 बार रोल ओवर किए तो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन काफी अच्छा बिल्ड हुआ है। तो ये दोनों स्ट्रीम में काफी अच्छी ट्रैक्शन है जो सदियों तक चलने की उम्मीद है। डेट फंड की जो टैक्सेशन की चेंज हुई, उससे डेफिनेटली डेट फंड की स्पेशली एचएनआई में टैक्स एफिशिएंसी की इनएफिशिएंसी की वजह से उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हुई है। ज्यादातर आनंद राठी का ये मानना है कि अगर 10 साल के पैसे हों तो डेट की मात्रा तो कम ही होनी चाहिए, और इसीलिए उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे काफी मिनिस्क्यूर है। बिल्कुल, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा से रहा है आनंद राठी का। आनंद जी, जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में वर्टिकल ग्रोथ पर भी फोकस करना होगा। तीनों वर्टिकल के लिए ग्रोथ की क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? कौन सा वर्टिकल 20 से 25% ग्रोथ को जो आपका एक बेस बन रहा है उसको सपोर्ट करेगा? जैसा कि आपने देखा है कि हमारा मेन बिजनेस जो है वो प्राइवेट वेल्थ या प्राइवेट बैंकिंग है, वही अभी कंट्रीब्यूटरी वही ज्यादा है। 2 बिजनेस तो जो अपकमिंग न्यू बिजनेसेस हैं उनका आज के तारीख में बहुत कम उनका शेयर है इन कंट्रीब्यूशन। तो मेन ग्रोथ तो हमारी वेल्थ में ही, प्राइवेट वेल्थ में अगले 10 सालों में आने वाली है, क्योंकि प्राइवेट वेल्थ का मार्केट इतना बड़ा है हिंदुस्तान में। एचएनआई जो है ऑलरेडी इतने हैं और इतनी ग्रोथ आ रही है, उनमें फास्ट ग्रोथ आ रही है कि हर वर्ष 12 से 15% नए एचएनआई ऐड हो रहे हैं, और उनको बहुत एचएनआईज को एक अच्छी एडवाइस की जरूरत है। तो बिल्कुल, तो ये थे आनंद राठी वेल्थ का मैनेजमेंट हमारे साथ, आनंद राठी और फिरोज अजीज, जिन्होंने पूरी तरह से बिजनेस पर्सपेक्टिव दिया, ग्रोथ पर भी खास चर्चा की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे। ऑप्शंस की चैंपियन।
और इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं, और रोज की तरह विनय रजानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज से। विनय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज क्या रणनीति होगी? जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी ऑप्शन में बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस में हमने देखा था कि जुलाई मंथ की शुरुआत में ही बिजनेस अपडेट आए थे और उसके बाद एक स्टॉक में एक बड़ी रैली आई थी। स्टॉक में हमने 7,000 से लेके 8,000 रुपए की, मतलब 7,000 से लेके 8,000 तक के लेवल देखे थे। 1000 पॉइंट्स की रैली आई थी। अभी रिसेंटली हमने देखा है पिछले 7-8 सेशन में ये स्टॉक 8,000 से लेके अभी वापस से 7,500 के नीचे के लेवल पे आ गया है। तो एक रनिंग करेक्शन इस स्टॉक में देखा है। हालांकि इसका प्राइमरी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ये जो करेक्शन 6-7 सेशन में आया है, आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट लॉन्ग पोजीशन। तो हम इसमें ऑप्शंस के जरिए एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। अभी इस स्टॉक का जो लेवल है वो 7493 है। जहाँ जो स्ट्रेटेजी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है जुलाई मंथ का 7500 का कॉल आपको लेना है और साइमल्टेनियसली जुलाई मंथ का 7700 का कॉल आपको बेचना है। तो इसको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और इसमें जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 14,300 के आसपास रहेगा। मैक्सिमम लॉस आपका यहाँ पे 10,600 का हो सकता है। और आपका जो एस्टिमेटेड मार्जिन फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वुड बी 32,800 के आसपास। और जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1.34 है। तो कंसिडरिंग द करेक्शन विच वी हैव सीन इन बजाज फाइनेंस, करीबन 500 रुपए से भी ज्यादा का करेक्शन पिछले 8-10 सेशन में आया है और प्राइमरी ट्रेंड इस स्टॉक का काफी अच्छा है। तो लग रहा है कि जुलाई सीरीज में NBFC की सेक्टर की तेजी को देखते हुए और बजाज फाइनेंस का प्राइमरी ट्रेंड जो अप है उसको कंसीडर करते हुए लग रहा है कि जुलाई सीरीज में बजाज फाइनेंस में ऑप्शन स्ट्रेटेजी खेली जा सकती है और वो कॉल के जरिए खेल सकते हैं। तो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी मैं बजाज फाइनेंस में सजेस्ट कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी आज बजाज फाइनेंस में विनय रजानी जी की राय में 7500 की कॉल 172 पर खरीदें, 7700 की कॉल 86 पर बेचें। अधिकतम इसमें मुनाफा आपको 14,325 का हो सकता है और नुकसान 10,675 का। चलिए अब जरा दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सतपाल जी हैं, इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अदानी टोटल गैस के इनके पास 150 शेयर हैं, 671 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए? इनका गिरीश जी तो अदानी टोटल गैस 71 का लिया हुआ है। अदानी टोटल गैस पे ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, बट इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 609.50 का। ये होल्डिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है ये। एंड आगे की जो फर्दर मूवमेंट्स मुझे दिख रही है वो 715 रुपए से लेकर 725 रुपए के लेवल पर है। एक बार 680 का एक टारगेट प्रोग्रेस कर देता है तो उसके बाद जो लेवल आ जाएगा वो 710 से लेकर 725 का एक लेवल दिखाई देगा। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू अदानी टोटल गैस पर। अगला सवाल ले लेते हैं और केरल से हमारे साथ मोहन दास जी जुड़े हैं। मोहन जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। जी, एमआरपीएल के बारे में है। मैंने 40 रुपए में 3 साल पहले खरीदा था। ओके, 20 साल पहले लिया था और एक आपने। नो चलिए, जी लॉन्ग जी टर्म एमआरपीएल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर लग रहे हैं आप। और अभी भी आप समय दे सकते हैं MRPL को? हाँ, दे सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है स्नेहा, आप सजेस्ट करिए। MRPL 20 साल पहले लिया था और इनके जो भाव है उससे लगभग 2 गुना हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर गेन इनको मिल रहा है। हालांकि हमने MRPL में और थोड़े ऊपरी लेवल्स भी देखे थे, 93 के हाइज भी बने थे इस स्टॉक में। अब उसके पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। तो अभी क्या करें MRPL में? थोड़ी और तेज़ी के लिए रुके रहे हैं यहाँ पर? लॉन्ग टर्म के लिए कैसी लग रही है कंपनी आपको? कुछ अगर आप ये काउंटर देखें तो कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है काउंटर। और अभी रिसेंटली जो अपमूव आई थी नियरली 87, ये जो अपमूव आई थी 79 से लेके जो हमने 90 तक के लेवल्स देखे थे, उस मूव में काफी अच्छे वॉल्यूम्स रहे हैं। तो आई वुड से करके कि यहाँ पे थोड़ा डिप जरूर आया, बट आई थिंक यहाँ पे कोई वरीसम साइन नहीं है। आई वुड से करके कि इसे होल्ड ही करें। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो वो दैट विल बी अराउंड
79 का ही आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करते रहना है। मेरा मानना है कि ये तेजी करता है तो फिर से हमें एटलीस्ट 117 120 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है वो खास नजरिया बनता हुआ एमआरपीएल पे। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने एक और खास सेगमेंट की ओर। हम हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं और हमारे सहयोगी विश्व मोहन आज एक बार फिर आपके लिए एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग आंकड़ा लेकर आए हैं। आज कमोडिटी के बीसीडी में हम बात करने वाले हैं यूएस सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। यूएस में महंगाई, जो रिटेल महंगाई के जो आंकड़े हैं, अगर सीपीआई जून में अगर आप देखें तो सीजनल एडजस्टमेंट के बाद इसमें 0.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिना सीजनल एडजस्टमेंट के एक साल में 3%, में सालाना आधार पर यानी 12 महीने की जो ग्रोथ है वो 3% की ग्रोथ है। तो यानी मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो मंथली आधार पर सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.2% और सालाना आधार पर 3%। अब कोर की बात कर लेते हैं। कोर सीपीआई क्या होता है, जिसमें वॉलेटाइल जो कैटेगरी है, जिसमें फूड और एनर्जी के प्राइसेस, उसको हटा दिया जाता है। तो वो जो बढ़ोतरी हुई है वो 4.8 है सालाना आधार पर, 0.2 मंथली आधार पर है। अब यूएस सीपीआई होता क्या है, कंज्यूमर स्पेंडिंग के हिसाब से ये तय किए जाते हैं और हर साल इसमें बदलाव भी होते हैं कि गुड्स और सर्विसेज के कीमतों में उसके लिए जो प्राइसेस आपको पे करना पड़ता है उसमें कितना बदलाव होता है पीरियड ऑफ टाइम, उस समय के हिसाब से मंथली आधार पर, सालाना आधार पर, वही यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश होती है। 3 तरह के आइटम्स यहाँ पर देखे जाते हैं। पहले तो एक ओवरऑल सीपीआई लिखा जाता है जिसमें सभी सर्विसेज, ब्रॉडर जो डाइवर्सिफाइड जितने सारे सेक्टर्स होते हैं, सभी सेक्टर और इकोनॉमी के प्राइस के लेवल को दिखाया जाता है। और जब बात अर्बन सीपीआई की, अर्बन महंगाई की आती है तो उसमें 93% तक आपके जो भी स्पेंडिंग होते हैं, जो भी कंज्यूमर्स वहाँ पे खर्च करते हैं, उनके ट्रेंड को देखा जाता है। लेकिन कोर सीपीआई काफ़ी अहम होता है क्योंकि कोर सीपीआई आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। उसमें आपको जो काफ़ी वॉलेटाइल चीज़ें होती है उसे एक्सक्लूड किया जाता है और वो जो सालाना आधार पर है वो 4.8% है। तो उसकी महंगाई मई में 5.3% थी जो अब घट के आ गई है। तो उससे इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक, यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसके ब्याज दर बढ़ोतरी से दुनिया भर के लिक्विडिटी पे असर पड़ता है। इसलिए पूरी दुनिया की उस पर नज़र रहती है कि आगे फेड का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 25-26 जुलाई को फेड की बैठक भी होगी। वहाँ ब्याज दरों को लेकर वो क्या फैसला लेते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। ऐसे दौर में अगर महंगाई में वहाँ पर नरमी आ रही तो डेफिनेटली उनके रुख में बदलाव होगा। इसलिए आज मैंने सीपीआई की क्लास लेकर आया था। ओके, तो ये है अभी इस वक्त महंगाई के आंकड़े एक के बाद एक ग्लोबली आ रहे हैं। अमेरिका से भी आए, भारत ने भी अपने महंगाई के आंकड़े घोषित किए, तो इसका कितना असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है ये भी हम आपको बता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ट्विटर पर भूपेंद्र जी का सवाल हमें आया है और इनका सवाल है पॉलीप्लेक्स कॉप पे 50 शेयर्स 1425 रुपये के भाव पर लिया है और नुकसान हो रहा है इनको। यहाँ पर अभी अगर हम देखेंगे तो स्टॉक 1307 के आसपास कारोबार कर रहा है। थोड़ा गिरावट में यहाँ पर इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की लेकिन स्टॉक वहाँ से भी नीचे आ चुका है और 6000 के आसपास का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। गिरीश जी क्या सजेस्ट करेंगे पॉलीप्लेक्स कॉप में? देखिए पॉलीप्लेक्स कॉप में जो नीचे का लेवल है वो काफी नीचे दिखाई दे रहा है। अगर ये 1275 का एक लेवल तोड़ता है तो मुझे 1150 तक के लेवल दिख रहे हैं इसके अंदर। तो मेरी सजेशन यही होगी कि पॉलीप्लेक्स से एक बार का ये एग्जिट करते हैं एंड कोई दूसरे स्टॉक्स में ये इजी कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर निकल जाने की सलाह आपको मिलती हुई अगले जो दर्शक हैं राजेश कुमार, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हम तक अपना सवाल पहुँचाया है। केपीआई टेक के इन्होंने 100 शेयर खरीदे हैं, 500 के भाव पे इन्होंने केपीआई टेक का शेयर खरीदा है। स्नेहा जी बताएं क्या करना चाहिए? काफी अच्छा रियली 770 के आसपास इस हफ्ते काफी अच्छी अप्रूव की है। 1150 तक के मूव देखे थे, हालांकि आप 2-3 हफ्तों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट यहाँ पे थोड़ा आवाज करना चाहिए। हेलो, स्नेहा जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, एक बार फिर अपनी राय देंगी क्या? अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाया है काउंटर ने, एक अच्छी मूव दिखी है कंटिन्यूसली। अगर आप देखें तो
पिछले 2-3 हफ्तों में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट आई थिंक 1000 के आसपास, 1020 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है। स्टॉक काफी अच्छा ही है, आई वुड से, करके कि अगर किसी ने लॉन्ग किया है, होल्ड करना है। अपसाइड में जो लेवल रहेगा टू वॉच आउट विल बी 1110, दैट विल बी द लेवल्स ऑन द हायर साइड, आपको देखना है। ये लेवल्स क्रॉस होते ही आपको लगेगा फिर से एक अच्छी मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है, दैट विल बी अराउंड 1032 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। अपसाइड में लेवल जो वॉच करना है दैट इज 1110, ये आपको लेवल अपसाइड में वॉच करना है। उसके बाद एक मोमेंटम काफी ज्यादा अच्छी आ सकती है। ओके ठीक है, तो ये है व्यू यहाँ पर KPIT टेक में। अगला सवाल ले लेते हैं और अब पंजाब से हमारे साथ प्रतीक जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रतीक जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम मेरे पास फेडरल बैंक के 200 शेयर है, 122 रुपए के से, तो मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो जान सकता हूँ कंपनी कैसी है, कैसे हैं इसके फंडामेंटल सारे ठीक है, फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है ठीक है। आपको बता दें प्रतीक जी, आज कंपनी के नतीजे भी आएंगे फेडरल बैंक के, और नतीजों पर हमारी नज़र है, लेकिन उसके पहले नतीजों के पहले देखिए 4% की गिरावट के साथ आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। गिरीश जी, फेडरल बैंक कैसा लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए बैंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर लोन्स बुक भी हैं वो काफी धीरे धीरे अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डेवलप भी हुई है। बट हाँ, ये जो है कि थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें, क्योंकि कहीं पे भी एनबीआई जो है इनके 100 DMAs के अंदर नीचे ही खुलेंगे। तो हमें एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसको स्टॉक को होल्ड करके चलें, बाकी अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार का बाहर हो जाए, क्योंकि कहीं पे भी ये लेवल 115 से लेकर 118 का एक लेवल डेफिनेटली दिखा पाएगा नीचे, जैसे ही एक बार के रिजल्ट्स डिस्क्लोज होंगे। ठीक है, तो ये है व्यू फेडरल बैंक पर आपके लिए। चलिए एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुके। के जरिए इन्होंने अपना सवाल पूछा है। इन्फीबीम एवेन्यूज के 18,000 शेयर इनके पास हैं, 14 रुपए, लगभग 14.5 रुपए के थोड़े ऊपर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। जाहिर सी बात है, इस पर राय लेना चाहते हैं, फिलहाल मुनाफे में नजर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए गिरीश जी? देखिए इन्फीबीम का जो मॉडल है वो बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट्स और फर्दर डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट्स के साथ भी इनका काफी कोलैबोरेशन होता है। एंड जिस तरीके की लास्ट का हम कुछ क्वार्टर्स की मैनेजमेंट कमेंट्रीज पे भी बात करें तो 3x ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जो बिजनेस में धीरे धीरे आ ही रही है। तो मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। मुझे यहाँ से इन्फीबीम एटलीस्ट 25 से लेकर 30-32 का एक रेंज दिखाई देता है अगले 3 से 6 महीने के लिए, तो एटलीस्ट होल्ड करके रखें यहाँ। ओके, तो ये है व्यू इन्फीबीम पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास फेसबुक पर सवाल आया है AB खुराना जी का, और इनका जो सवाल है वो है ज्योति रेसेंस एंड एडहेसिव्स पर 150 शेयर्स इन्होंने 1439 पर लिया है। काफ़ी ऊपरी लेवल पर हम देख पा रहे हैं इन्होंने एंट्री की है, और इस वक्त इन स्टॉक में नुकसान भी हो रहा है। गिरीश जी, ये स्टॉक आप ट्रैक करते हैं क्या? ज़्यादा हमें लिक्विडिटी तो दिखाई नहीं दे रही है स्टॉक में, कोई व्यू आपका इस शेयर पर? देखिए ऑब्वियसली ये बहुत लिमिटेड रेंज में चलने वाला स्टॉक है, ऑलरेडी बहुत स्लो मूविंग स्टॉक्स को हम इस तरीके से काउंट करते हैं। इस स्टॉक्स में टेक्निकली तो राय देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हाँ फंडामेंटली ये स्टॉक थोड़ा ठीक है, क्योंकि इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं, पैड्स भी इनका काफी प्रॉपर तरीके से इंप्रूव हुआ क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 के अंदर। तो अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन पे देखा जाए तो इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ये अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो अगर टेक्निकली मैं इसको काउंट कर लूं तो 1750 का एक लेवल दिखाई देता है, 1270 का एक स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह और आगे के भी लिए भी जो लेवल्स हैं वो बताते हुए गिरीश जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आनंद शर्मा जी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ पंजाब से, एक हमारे कॉलर। आनंद जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल।
लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आनंद जी का जो कॉल है वो ड्रॉप हो गया है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है तो वो ले लेते हैं। ईज माई ट्रिप के इनके पास 2400 स्टॉक्स हैं, 24 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया है, अच्छे खासे मुनाफे में इस वक्त हैं, नजरिया चाहते हैं। बताएं स्नेहा जी क्या करना चाहिए? अगर आप काउंटर देखें तो रिसेंटली एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जरूर हुआ है अराउंड 40 के आसपास, वहां से एक रिकवरी दिखी है और वॉल्यूम्स भी थोड़े डिसेंट ही है। हालांकि अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल ऑन दी हायर साइड विल बी 4950 का जोन। अगर 4950 ये जोन के ऊपर जाता है ये काउंटर तो इसमें फिर से एक मोमेंटम आने के चांसेस है, नहीं तो तब तक एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक रेंज ही रहेगा जहाँ पे 3940 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा और अपसाइड में 4950। सो ये 10 रुपीज की रेंज है, तो इसके बाहर जाता है तो अब इसमें एक मोमेंटम आने की चांसेस है। हालांकि जब तक ये 39 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन दी क्लोजिंग बेसिस, पुट से करके कि इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी ये 50 क्रॉस करता है तो मोमेंटम फिर से आ जाएगा और आप मे बी 68, 67, 57, 58 तक के लेवल्स भी देख सकेंगे। ठीक है, तो ये है व्यू इज माई ट्रिप पर। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। स्नेहा जी, गिरीश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाज़त, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे।